दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 मार्च, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है हेडलाइन के माध्यम से जानते हैं। तो बात करते हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द उड़ेगी फ्लाइट, जमीन अधिग्रहण के लिए दिए आदेश। बिहार में होली के पहले महंगा हुआ सरसों तेल और रिफाइंड। दिल्ली मुंबई सहित कई शहरों से बिहार के 20 जिलों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। बिहार में सीमेंट, सरिया, ईंट, बालू और गिट्टी के दाम बढ़े। बिहार में आ गया गर्मी का मौसम, 5 दिनों के बाद तापमान में हो सकता है 4 डिग्री का इजाफा। इस बार महंगे छानेंगे होली के पकवान, खाने के तेल की कीमतों में भारी इजाफा। हरी सब्जियों की कीमत में लगा महंगाई का तड़का, बिगाड़ा रसोई का बजट। बात अब विस्तार से तो बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द विमान सेवा का संचालन शुरू किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। खबर के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने पूर्णिया एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण को लेकर के दायर सभी मामले पर सुनवाई की है। साथ ही साथ पटना हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट से संबंधित सभी आला अधिकारियों को समस्या का हल निकालने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण तथा मुआवजा को लेकर के दायर मामले पर सुनवाई करते हुए डीएम को 45 दिनों के भीतर सुनवाई करके अंतिम आदेश जारी करने का आदेश दिया है, ताकि एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा सके। इतना ही नहीं, पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सभी एयरपोर्ट्स के रनवे विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का काम जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि बिहार में भागलपुर एयरपोर्ट, जोगबनी स्थित फॉरबिसगंज एयरपोर्ट, मुंगेर एयरपोर्ट और रक्सौल एयरपोर्ट अभी बंद है, जिसको चालू करने की कवायद चल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में होली के पहले सरसों तेल और रिफाइन के दाम बढ़ गए हैं। इसका सीधा सा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है, यानी कि आप पर और हम पर, तथा होली पर लोगों का खर्चा भी बढ़ने वाला है। खबर के अनुसार पिछले 15 दिनों में पटना, गोपालगंज, भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार समेत कई जिलों में सरसों तेल और रिफाइन की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अरहर दाल की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि खुदरा दुकानों में वर्तमान समय में सरसों तेल के दाम 185 से 190 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। जानकारों की माने तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। खास करके ब्रांडेड कंपनियों के तेल महंगे हो रहे हैं। वहीं बिहार में रिफाइंड का दाम भी 170 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। जहां होली पर बिहार में सरसों तेल और रिफाइंड की खपत अधिक होती है, ऐसे में कई खुदरा दुकानदार तेलों की कीमतों में वृद्धि करके तेल बेच रहे हैं। इस कारण भी इसके दाम बढ़ गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में घर मकान बनाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सीमेंट, सरिया, ईंट, बालू के दामों में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके कारण के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को भी परेशानी हो रही है। बिहार के कई जिलों के गरीबों के आशियाना का निर्माण फंस गया है। सीमेंट, सरिया, बालू, गिट्टी के दाम बढ़ने से लोगों को घर का स्ट्रक्चर तैयार करने में मुश्किल हो रही है। जानकारों के माने तो रूस युद्ध के कारण कच्चे माल की सप्लाई में कमी आ रही है। वही कोयला के दाम भी बढ़ रहे हैं, जिसके कारण सरिया और ईंट के रेट में वृद्धि देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में इसके दाम और भी बढ़ने के आसार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव मौजूदा दौर में बिहार और भारत की राजनीति में ये नाम लेते ही सबसे पहले जो तस्वीर दिमाग में उभरती है वह भाजपा के सबसे बड़े दुश्मन की छवि के रूप में आती है। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ट्विटर अकाउंट खोलते ही सबसे पहले जो पिन ट्वीट दिखता है उसमें भी भाजपा विरोधी ही बातें लिखी होती है। जब तेजस्वी यादव लिखते हैं कि अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो फिर वे आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते तथा कथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। लेकिन संयोग देखिए, जिस लालू यादव को लोग भाजपा विरोधी मानते हैं उन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने वाली भाजपा ही है। जी हाँ, ये बात साल 1990 की है। कल ही के दिन यानी कि 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जब तब उन्हें सीएम बनने में भाजपा का अहम योगदान था। पर कहते हैं कि राजनीति में ना दोस्ती पक्की होती है और ना ही दुश्मनी। कुछ ऐसा ही हुआ लालू प्रसाद यादव और भाजपा के बीच। 25 जून 1975 को देश में आपातकालीन लागू होने के बाद कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जिन युवाओं ने संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाया, उसमें बिहार में लालू प्रसाद यादव प्रमुख नाम रहे। बाद के 15 सालों में बिहार में कांग्रेस के खिलाफ राज
राजनीति करते हुए अंत मार्च 1990 में राज्य में यानी कि बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का सपना साकार होने को आया। जब तब झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था और बिहार में कुल 324 सदस्यीय विधानसभा थी। जब विधानसभा चुनाव 1990 में कांग्रेस को सिर्फ 71 सीटें मिली, वही जनता दल 122 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। पर असली पेच अभी बचा हुआ था। दरअसल बहुमत के लिए कम से कम 163 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। ऐसे में बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनाने के सपने को पाले जनता दल को 39 विधायकों वाली भाजपा का साथ मिला और भाजपा के सहयोग से पहली बार लालू प्रसाद यादव ने 10 मार्च 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जहां उस समय केंद्र में भी वीपी सिंह की सरकार थी और उस सरकार को भी जनता दल और भाजपा का समर्थन था। उसी तर्ज पर बिहार में भाजपा ने लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ किया। इसी के साथ लालू प्रसाद यादव ने भाजपा के सहयोग से बिहार में कांग्रेस पार्टी के शासन का खात्मा कर दिया। हालांकि लालू प्रसाद यादव को जनता दल में कई ऐसे नेता थे जो सीएम नहीं बनना देना चाहते थे। तब पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास भी जनता दल के कई नेताओं की पसंद थे। जहां अंत में समाधान निकालने के लिए जनता दल में वोटिंग हुई और लालू प्रसाद यादव ने रामसुंदर दास पर व्रत बना करके सीएम की दावेदारी हथियाई। इस तरह लालू यादव 10 मार्च 1990 को पहली बार बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठे। दोस्तों बात करते हैं कि 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद कल रिजल्ट आ गए हैं। इसको लेकर के बिहार में आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि यूपी पंजाब समेत 5 राज्यों में वोटों की गिनती हुई है। जब बीजेपी 4 राज्यों में जीत दर्ज की है क्योंकि वे ईवीएम को मैनेज कर लेती है। ईवीएम में छेड़छाड़ करके यूपी और अन्य राज्य जीती है। हम लोगों ने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, अगर ऐसा होता तो फिर बीजेपी 5 राज्यों में हार जाती। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बंगाल और दिल्ली में बीजेपी जानबूझ करके हारी थी ताकि यह संदेश दिया जा सके कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं करती है। आपको बता दूं कि आरजेडी ने यूपी में अखिलेश यादव को समर्थन किया था। ऐसे में यूपी में रह रहे बिहार के लोगों से भी सपोर्ट करने की अपील की थी। इधर बिहार एआईएमआईएम के अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में पार्टी के विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान ने कहा है कि बीजेपी ने ईवीएम में छेड़छाड़ करके जीती है। उसी का नतीजा है कि यूपी समेत कुछ और राज्यों में वे जीती है। जब बैलेट पेपर से जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक बीजेपी जीतती रहेगी। यूपी में समाजवादी पार्टी हारा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने उनका वोट काटा। जहां बीजेपी को जिताने के लिए हम लोग अन्य पार्टियों के वोट काटने का काम नहीं करते हैं, हमारा जनाधार है। आपको बता दूं कि यूपी पंजाब गोवा मणिपुर उत्तराखंड में वोटों की गिनती हुई। जहां यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है। यही नहीं, उत्तराखंड मणिपुर और गोवा में सरकार बना रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां आम लोग महंगाई के मार से त्रस्त हैं। सब्जियों के दामों में एक एक करके उछाल से रसोई का बजट बिगड़ चुका है। मौसम की वजह से सब्जी की फसल को काफी नुकसान हुआ है। महंगाई का तड़का अब हरी सब्जी की कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है। सीजनेबल वेजिटेबल कीमतों में उछाल है। दोस्तों बात करते हैं कि आधार कार्ड की जरूरत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। सरकारी योजनाओं, बैंकों, सब्सिडी लेने के लिए हर जगह अब इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड खो जाए या फिर आपके डेटा को चोरी कर ले तो फिर इसके गलत इस्तेमाल होने का खतरा आपको बढ़ जाता है। आधार नंबर अगर किसी फ्रॉड के हाथ में चला गया तो फिर खतरा और अधिक बढ़ जाता है। जब कभी कभी आपके बैंक खाते से सारे पैसे साफ हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी बहुमत के आंकड़े को भी पार कर गई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ही झटके में राष्ट्रीय फलक पर उभर आए हैं। उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के नारे भी सुनाई देने लगे हैं। सीएम योगी की अगुवाई में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बीच गोरखपुर सहित यूपी के मंदिरों में जश्न का माहौल है। बीजेपी समर्थक फूलों की होली खेल करके अपनी खुशी बयां कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहरी सीट से जीत गए हैं। वहीं गोरखनाथ मंदिर में जुटे योग्य समर्थक उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की नारेबाजी कर रहे हैं। जहां उनका कहना है कि अब यूपी में फिर से बुलडोजर चलेगा। आपको बता दें कि चुनाव से पहले ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व योगी आदित्यनाथ से नाराज है। जहां ऐसे भी आशंका जताई जा रही थी कि अगर यूपी में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहता है तो फिर योगी पर गाज गिरना तय है। लेकिन एक ही झटके में पूरी तस्वीर बदल गई है। जहां सियासी पंडितों का मानना है कि यूपी की जीत से भाजपा के अंदर योगी को मजबूती मिलेगी। जहां साथ ही उनके विरोधियों को भी समझ आ जाएगा कि योगी जनता के बीच कितने लोकप्रिय है। अब तक योगी को बीजेपी नेताओं की वरीयता सूची में आदित्यनाथ को 5वें पायदान पर बताया जा रहा था, लेकिन इस जीत के बाद वे पार्टी में नंबर 2 पर बन सकते हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं कि राहुल गांधी कितने पढ़े लिखे हैं और कहां से पढ़ाई की है।
तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था, जहां उनके पिता राजीव गांधी जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, जहां उनकी मां सोनिया गांधी इटली से हैं। जहां राहुल गांधी अपनी छवि को लेकर के अक्सर चर्चा में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी की पढ़ाई कहां से पूरी हुई है और कितने पढ़े लिखे हैं? तो चलिए जानते हैं राहुल गांधी का एजुकेशन और स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करते हैं कि राहुल गांधी ने बचपन में काफ़ी कुछ देखा है। उनका बचपन बेहद ही उतार चढ़ाव भरा रहा। उनकी प्राथमिक शिक्षा सेंट कोलंबस स्कूल में हुई थी, लेकिन सुरक्षा के कारण उन्हें देहरादून भेज दिया गया, जहां स्नातक की पढ़ाई करने के लिए साल 1989 में दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन फिर वे अपनी पढ़ाई छोड़ करके वे सुरक्षा कारणों से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। रोलिन कॉलेज फ्लोरिडा में दाखिला लिया, जहाँ से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स के साथ स्नातक की है। ग्रेजुएशन के बाद 3 साल तक राहुल गांधी ने लंदन के मॉनिटर ग्रुप के लिए काम किया, जहां ये कंपनी मैनेजमेंट ग्रुप माइकल पार्टनर्स की सलाहकार संस्थान थी। जहां 1995 में राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की डिग्री हासिल की। राजनीति में आने से पहले राहुल गांधी प्राइवेट फर्मों में भी काम किया है, लेकिन सुरक्षा के कारण राहुल गांधी को अपना नाम छुपाना पड़ा था। साल 2002 में राहुल गांधी भारत लौट आए और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कंपनी स्थापित की। राहुल गांधी ने 2004 में अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अमेठी अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चली है। ऐसे में एक तरफ जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ढोल की धुन पर भांगड़ा करके झूम रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय ताकत है। अरविंद केजरीवाल एक दिन देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। राघव चड्ढा ने कहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी को पंजाब ने दी है। पंजाब ने साबित कर दिया है कि भगवत मान अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज के समय में करोड़ों लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही फ्रॉड के मामले भी बढ़ने लगे हैं। जहाँ ऐसा ही एक मामला नोएडा के सेक्टर 41 से सामने आया है, जहाँ एक युवक के लिए फेसबुक पर महिला से दोस्ती करना महंगा पड़ गया। दरअसल कुछ महीने पहले युवक को फेसबुक पर एक अनजान महिला की रिक्वेस्ट आई। युवक ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और महिला ने उससे बातचीत शुरू कर दी। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और फिर धीरे धीरे वो दोस्ती गहरी हो गई। फिर महिला ने युवक की असहज अवस्था में वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। नोएडा सेक्टर 41 निवासी युवक की पहले महिला से फ्रेंडशिप हुई और फिर दोनों वीडियो कॉलिंग पर घंटों बात करने लगे। इसके बाद महिला ने युवक का अश्लील वीडियो बनाया और अब वह युवक से अश्लील वीडियो के नाम पर पैसे मांग रही है। इतना ही नहीं, महिला ने युवक को धमकी भी दी है कि अगर उसने जल्द पैसे नहीं दिए तो फिर वह उस वीडियो और फिर फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी। उसने धमकाया है कि वह रिश्तेदारों के पास भी वीडियो भेज देगी। इस मामले में सेक्टर 39 के थाना प्रभारी ने बताया है कि युवक उत्तराखंड का रहने वाला है और नोएडा के सेक्टर 41 में रहता है। जब पुलिस के मुताबिक ये मामला फ्रॉड का है, इसलिए इसकी तेजी से जांच की जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि महिला ने कितने और लोगों को अपना शिकार बनाया है। दोस्तों, बात करते हैं कि नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण अगले कुछ दिनों तक रेल सेवाएं प्रभावित रहेगी। इसी कारण से भारतीय रेलवे ने कुल 13 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। वहीं 23 गाड़ियां बदलते हुए रूट से चलेगी। ऐसे में यात्रियों से अपील की जाती है कि परेशानी से बचने के लिए वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर ले ले। छपरा बलिया रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के लिए इंटरलॉकिंग ब्लॉक किया जा रहा है। दोस्तों, कहते हैं कि एक तरफा प्यार जानलेवा होता है और इसे करने वाला किसी की जान लेने और देने दोनों पर आमदा रहता है। पटना में एक ऐसे ही सिरफिरे प्रेमी की करतूत सामने आई है, जिसके डर से एक प्रेमी जोड़े को मजबूरन पुलिस की मौजूदगी में ब्याह रचाना पड़ा। मामला अजब प्रेम की गजब कहानी का है, जिसमें महबूबा तो एक है लेकिन उसके महबूब यानी कि आशिक मजनू 2 है। जब पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में जब थाने में यह शादी हुई तो लोग भी हैरान रह गए। जब थाने में पुलिस की मदद और उन्हीं की सुरक्षा में इस प्रेमी जोड़े की शादी हुई। ये शादी थाना परिषद क्षेत्र शिव मंदिर में इसलिए कराई गई क्योंकि इन दोनों के प्रेम के बीच में एक तीसरा सिरफिरा आशिक लगातार लड़की को धमकी दे रहा था। जब लड़की के परिवार वालों को मारने के अलावा भी कोई और तरीके से धमकी देता था। साथ ही पुलिस को भी 100 डायल में फोन करता था और गुमराह करके लड़की और उसके बहन के घर में शराब होने की गलत जानकारी देकर के छापेमारी करता था। जब लड़की की बहन और परिवार के सदस्यों का फोन नंबर लेकर के ये धमकी देने का काम
सोनू साव नाम के एक सिरफिरे के द्वारा किया जाता था। यही वजह है कि लड़की और उसके प्रेमी ने थाने पहुंच करके अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में थाना के पास मंदिर में शादी करवा दिया। लड़की और लड़के के प्रेमी की शादी भी तय हो चुकी थी और सिरफिरा उसमें आड़े आ रहा था। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के पहले एक्सप्रेस वे बनाने को लेकर के काम शुरू हो गया है। इस एक्सप्रेस वे को आमस दरभंगा के बीच बनाया जाएगा। जब बिहार में अब तक जितने भी एक्सप्रेस वे को बनाने को मंजूरी मिली है सभी दूसरे राज्यों से होकर के गुजरती है, लेकिन ये पहला प्रोजेक्ट होगा जो सिर्फ बिहार के जिलों को जोड़ने का काम करेगा। बताया जा रहा है कि 4 पैकेज में बनने वाली इस सड़क के 2 पैकेज का टेंडर पूरा हो गया है, जहाँ सबसे कम बोली लगाने वाली एजेंसी का चयन कर लिया गया है। जहाँ अब कागजी प्रक्रिया पूरी करके एजेंसी 2 माह के अंदर निर्माण कार्य शुरू करेगी। बताया गया है कि भारतमाला परियोजना के तहत आमस टू दरभंगा एक्सप्रेस पर काम हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे के 2 पैकेज की मंजूरी हाल ही में केंद्र सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने दी है। जिस पैकेज का टेंडर हो गया है उसका निर्माण 2024 तक पूरा हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को इस तरह से बनाया जा रहा है कि उत्तर और दक्षिण के जिलों के बीच सीधा जुड़ाव हो सकेगा। जहां ये एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर के गुजरेगा, जिसमें औरंगाबाद, गया, नालंदा, पटना, जहानाबाद, वैशाली और दरभंगा को जोड़ेगी। औरंगाबाद से जयनगर तक की ये कुल सड़क 271 किलोमीटर लंबी होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग बिहार के सरकारी और गैर सरकारी पैथोलॉजी लैब को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी कर रही है। मकसद ये है कि सभी पैथ लैब की रिपोर्ट एक जगह रहे ताकि मरीजों को भी सहूलियत हो और विभाग को जानकारी रहे कि बिहार में किस प्रकार की बीमारी लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था भी कराई जा रही है कि एक प्लेटफॉर्म पर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में सैंपल भेजे जाएं ताकि समय पर रिपोर्ट मिल सके। जब फिलहाल मुजफ्फरपुर में मॉडल के रूप में इसे लागू करने पर विचार हो रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी बदलाव आ सकता है, जहां आगामी वित्तीय वर्ष से मॉडल के रूप में किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पैथोलॉजी रिपोर्ट तैयार करने के कई फॉर्मेट है, जहां गांव में नर्सों एवं फॉर्म के जरिए पैथ लैब रिपोर्ट तैयार करती है। निजी लैब एल फॉर्म पर रिपोर्ट तैयार करती है, जबकि डॉक्टर पी फॉर्म पर रिपोर्ट तैयार करती है। 3 अलग अलग जगह से रिपोर्ट इकट्ठा करना एक कठिन और समय को बर्बाद करने वाला कार्य माना गया है, इसीलिए सभी लैब रिपोर्ट एक प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी है। दोस्तों तो बात करते हैं कि पटना की सड़कों पर 125 नई सीएनजी बसें दौड़ेगी। इनमें 75 बीएसआरटीसी की बसें होगी, जबकि 50 प्राइवेट सिटीराइज्ड बसें होगी। इनमें 25 एसी बसें जबकि बाकी 100 बसें नॉन एसी होगी। प्राइवेट सीएनजी बसें शहर में पहुंचने लगी है और इसी माह के अंत से इसका परिचालन शुरू हो जाएगा। शहर में दौड़ रहे प्राइवेट सिटी राइड बसों को 50-50 के चरणों में बाहर किया जाएगा। जहां इस समय शहर में 365 प्राइवेट सिटी राइड बसें चल रही है, जहां इसको 8 चरणों में शहर से बाहर किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले 1 साल में महंगाई का सबसे अधिक असर खाद्य तेलों पर पड़ा है, यानी कि खाने वाले तेलों पर पड़ा है। इसके कारण इस बार होली में आम लोगों का बजट गड़बड़ा सकता है। इसके कारण रिफाइंड तेल, सरसों तेल और डालडा की मांग 3 गुना तक बढ़ जाती है। पिछले साल की तुलना में रिफाइंड तेल की कीमत में लगभग 68% तक का इजाफा हो चुका है। मार्च 2021 में रिफाइंड तेल की कीमत 95 से 120 रुपये प्रति लीटर थी, जो मार्च 2022 में बढ़कर के 160 से 185 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गई है। इस तरह 1 साल में 65 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। इसी तरह सरसों तेल की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है। मार्च 2021 में 95 से 125 रुपये प्रति लीटर वाला सरसों तेल फिलहाल इस वक्त 175 से 200 रुपये के भाव बिक रहा है। इस तरह 1 साल में लगभग 84% का इजाफा हो चुका है, जो लगभग 80 रुपये प्रति लीटर है। वहीं डालडा की कीमत में 1 साल में 85 रुपये का इजाफा हुआ है। पिछले साल डालडा की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर थी, जो इस साल उसी अवधि में 185 रुपये तक पहुंच चुकी है। इस तरह देखा जाए तो फिर डालडा की कीमत में 85% की बढ़ोतरी हो चुकी है। खाद्यान्न की बात करें तो चना दाल 65 रुपये से बढ़कर के 75 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच चुका है, जब वही चना 65 रुपये से बढ़कर के 70 रुपये प्रति किलो हो गया है। इस तरह देखा जाए तो चना दाल में 10 रुपये और चना में 5 रुपये प्रति किलो का इजाफा हो चुका है। उड़द दाल भी 100 रुपये बढ़कर के 110 रुपये प्रति किलो हो गया है, जहां खुले आटे की कीमत 26 रुपये से बढ़कर के 28 रुपये के स्तर पर पहुंच चुकी है। इसी तरह सूजी और मैदा में 2 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है 1 साल में। जबकि राहत वाली बात यह है कि चीनी की कीमत 45 रुपये प्रति किलो के से घट करके 42 रुपये प्रति किलो हो गई है। होली के मौके पर ड्राई फ्रूट्स की मांग काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन राहत वाली बात यह है कि इसमें 2 आइटम को छोड़ दें तो फिर सभी आइटम की कीमत पिछले साल वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके मुस्लिम बहुल सीमांचल के इलाकों में 5 सीटें जीतने वाली एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में
इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन का निर्माण किया। जन अधिकार पार्टी और वाम से भी इसी गठबंधन में शामिल हुई। गठबंधन के बाद ओबीसी ने बिहार वाली रणनीति की तरह उत्तर प्रदेश में उन सीटों को निशाना बनाते हुए अपने उम्मीदवार उतारे जहां मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता है। कुल 100 सीटों पर उम्मीदवारों के साथ यूपी चुनाव लड़ने वाले ओबीसी को मुस्लिम मतदाताओं ने नकार दिया। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम को इस बार आधा प्रतिशत से भी कम वोट मिले हैं, जहां नोटा पर पड़े वोट के मुकाबले बेहद कम है। जहां उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटे ओबीसी के लिए 2022 के चुनाव परिणाम किसी झटके से कम नहीं है। जहां इन चुनाव में एआईएमआईएम वहीं खड़ी नजर आ रही है जहां वह 2017 के चुनाव में थी, जब पिछले विधानसभा चुनाव में ओबीसी की पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इनमें से 37 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। पार्टी को कुल 0.24% वोट मिले थे, जिसमें इस बार मामूली रूप से इजाफा हुआ है। 2017 के नतीजों के बाद पोस्ट पोल सर्वेक्षण में यह बात सामने आई थी कि राज्य में मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा यानी कि करीब 45 से 50% समाजवादी पार्टी के हिस्से में गया है, जबकि बसपा और कांग्रेस के खाते में करीब 19% मत गए हैं। बचा हुआ 17% मत ही एआईएमआईएम समेत अन्य दलों के खाते में गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि यूपी चुनाव में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के नाव पूरी तरीके से डूब गई है। कुल 403 में से 165 सीट पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की थी और कुल 53 सीट पर ही वीआईपी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था और अधिकांश सीट पर उसकी पार्टी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है। इस चुनाव परिणाम के बाद मुकेश सहनी की बिहार में भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि वीआईपी ने यूपी चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही बीजेपी नेतृत्व पर करारा प्रहार किया था, जिसके बाद कई दिनों से दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर चला था। इसके बाद मुकेश सहनी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि मुकेश सहनी का बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में यूपी चुनाव परिणाम के बाद मुकेश सहनी को फिर से बीजेपी से आरजू मिन्नत करनी पड़ सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि झारखंड से शराबबंदी वाले बिहार में शराब की लगातार आपूर्ति करने वाले बड़े शराब माफिया अनिल सिंह को बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई की टीम ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 11 महीने की जद्दोजहद के बाद बिहार पुलिस ने उसे दिल्ली के एक 5 सितारा होटल यानी कि 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया है। झारखंड में भी इसे पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन अपनी पहुंच की बदौलत वह बिहार पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। अनिल सिंह बोकरो के कोऑपरेटिव कॉलोनी का निवासी है। जहां अनिल सिंह की बालडीह के बियड़ा औद्योगिक क्षेत्र में श्री ओम फोटोस एंड ब्लेंडर्स नामक विदेशी शराब की बड़ी फैक्ट्री है। यह शराब माफिया इसी फैक्ट्री की आड़ में बिहार में लगातार अवैध शराब की सप्लाई कर रहा था। जमुई जिले के मलेपुर इलाके में ट्रक से बरामद शराब की जांच के दौरान पहली बार अनिल सिंह का नाम पुलिस के सामने आया था। उसके बाद बिहार पुलिस ने बालडीह में स्थित फैक्ट्री में छापा मारा था, जहां से बगैर बेच के लगभग 1.25 लाख लीटर नकली शराब जब्त किया गया था। हालांकि बाद में इस शराब माफिया ने अपनी पहुंच और रसूख के भरोसे इस फैक्ट्री को दोबारा शुरू करवा दिया था। झारखंड में उसे गिरफ्तार करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आया। दोस्तों बात करते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम का असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश के साथ ही गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में जीत से उत्साहित भाजपा विधायकों ने गुरुवार को बिहार विधानसभा में कार्रवाई शुरू होते ही जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। इस पर आरजेडी विधायकों ने आपत्ति जताई है। जब विधायक कुमार सर्वजीत सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा है कि सदन में भोलेनाथ का मंदिर ही बनवा दे। सदन में मंत्री श्रवण कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच जमकर नोकझोंक हुई। आरजेडी विधायक ने कहा है कि विधानसभा का नाम महादेव मंदिर रख दे। बताया जाता है कि विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही भाजपा विधायक जय श्री राम और हर हर महादेव का जय घोष लगाने लगे। कुमार सर्वजीत ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा है कि सदन का नाम बिहार विधानसभा से हटा करके महादेव मंदिर रख दीजिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि आप इसे मान लीजिए। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर की घटना के बाद मुंगेर जिला प्रशासन भी सजग हो गया है, जब पटाखों का अवैध रूप से भंडारण कर रहे दुकानदारों के गोदामों में देर रात छापेमारी की गई। एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में हुई छापेमारी में करोड़ों रुपए मूल्य के पटाखे बरामद हुए हैं। छापेमारी में लगभग 3 ट्रक पटाखे जो अवैध रूप से छुपाए रखे गए थे, उन्हें एसडीपीओ और एसडीओ ने बरामद कर लिया है। यह छापेमारी अभी भी चल रही है। यह कितना पटाखा रखा हुआ है, पटाखे कहां से आए हैं, क्या पटाखे का लाइसेंस है या नहीं, इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। मौका वारदात पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच करके इलाके को घेर लिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार युवा के ड्रोन ने देश दुनिया में पहचान बनाई है। यही नहीं, अब हॉलैंड और सूरीनाम के आकाश की सैर भी करेंगे। जब बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वेंचर पार्क बिजनेस आइडिया कंपटीशन में स्टार्टअप देवेश झा को प्रथम स्थान मिला है। जब 12 मार्च को ज्ञान भवन में आयोजित बिहार स्टार्टअप कंक्लेव में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। जहां एक नई सोच ने देवेश को देश के साथ ही दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। जहां इनके बनाए ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए हॉलैंड और सूरीनाम भी इच्छुक है। जब 12वीं पास देवेश झा मधुबनी जिले के खजोली ब्लॉक के कनहोली गांव के रहने वाले हैं। 2017 में उन्होंने फसलों की समुचित देखरेख, बीमारियों का पता लगाने और फिर कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए ड्रोन बनाया। ड्रोन से फसलों की फोटोग्राफी करके ऑनलाइन मार्केटिंग की भी सुविधा किसानों को दी। इस नई सोच को देखते हुए 2017 में ही बिहार सरकार और साल 2018 में भारत सरकार ने स्टार्टअप के रूप में इसका चयन किया। इसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के 5 लाख रुपए का ग्रांट मिला। देवेश झा कहते हैं कि 22 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ड्रोन की कार्यशैली को देखा और फिर शराबबंदी में भी इसके उपयोग को लेकर के निर्णय लिया गया। जब बिहार कृषि विश्वविद्यालय तो पहले से ही इस ड्रोन का उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के अलावा हरियाणा सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार भी मेरे ड्रोन प्रोजेक्ट का लाभ ले रही है। अब हॉलैंड और सूरीनाम से भी ड्रोन प्रोजेक्ट की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि ड्रोन के साथ एक सॉफ्टवेयर को जोड़ा गया है। इससे बीमारियों की सेंसर के जरिए सटीक जानकारी मिल रही है। उन्होंने कहा है कि पूरे सिस्टम को मैंने किसान स्टेशन का नाम दिया है, जबकि मेरी कंपनी का नाम द बेस्ट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है। जब मोकामा, मोतिहारी और मधुबनी में किसान स्टेशन मैंने स्थापित किया है। अब बिहार के हर जिले में किसान स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नालंदा जिले से खबर आ रही है कि जहां चोरों ने बीती रात एक साथ 4 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान अज्ञात चोरों के द्वारा 3 ज्वेलरी की दुकान का ताला तोड़ करके करीब 20 लाख रुपए के आभूषण और नकदी की चोरी कर ली। साथ ही एक और दूध की दुकान में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। जहाँ घटना बेना थाना इलाके के मधोली बाजार की है, जहाँ बीती रात चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चोरी की घटना पुलिस की गश्ती के दौरान ही हुई है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों में पुलिस के कार्यशैली के प्रति काफी आक्रोश दिखा जा रहा है। सभी दुकानदारों ने स्वेच्छा से घटना के विरोध में अपनी अपनी दुकानों को बंद किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार अब अपने संसाधनों से भी नदियों को जोड़ने की योजना चलाएगी। जब फिलहाल उत्तर एवं दक्षिण बिहार की 3 नदियों को जोड़ने की योजना का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बुधवार को विधानसभा में यह घोषणा की है। सदन ने जल संसाधन विभाग के 4300 करोड़ रुपए से अधिक के बजट को ध्वनि मत से पारित किया है। जब मंत्री ने बताया है कि गया में स्थित फल्गु में इस साल पितृत्व पक्ष यानी कि अगस्त तक रबर डैम का निर्माण पूरा हो जाएगा, जहां इससे नदी में पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। मंत्री संजय झा ने सदन को बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नदियों को जोड़ने की योजना में खास दिलचस्पी है। जब कोसी मेची लिंक की योजना को औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। इस योजना पर होने वाले खर्च के 60% राशि केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार खर्च करेगी। हालांकि केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि वे कोसी मेची को राष्ट्रीय परियोजना मान करके 90% राशि दें। इससे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिले के 2,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। जब पहले इस योजना पर 4,900 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था, अब इस पर अधिक राशि खर्च होगी। उत्तर बिहार की 3 नदियों बागमती, कमला और कोसी को जोड़ने की योजना है। दक्षिण बिहार की नदियां पुनपुन, किऊल और हरोहर को भी आपस में जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि होली के दौरान पटना शहर में शराब पीकर के कोई हुड़दंग ना करे, जब बाइकर्स का खौफ पटना की सड़कों पर ना दिखाएं। इसको लेकर के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पूरी तैयारी कर ली है। होली के दौरान पटना शहर में सुरक्षा मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया है कि होली के पहले और होली के पर्व के दौरान सुरक्षा के मामले और फिर शराब माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर के एक धावा दल का गठन किया गया है। ये धावा दल लगातार पटना के अलग अलग इलाकों में होटल और संदिग्ध स्थलों को चेकिंग में लगा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि चारा घोटाले में सजा पाकर के जेल की सजा काट रहे आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। उनकी किडनी 80% से ज़्यादा खराब है, जहां इसमें कोई सुधार नहीं है बल्कि पहले की तुलना में और अधिक खराब हो गई है। ताज़ा रिपोर्ट आने के बाद दवा की खुराक या फिर दवा बदलने पर विचार किया जा रहा है, जहाँ वे 2 दिनों से सुस्त दिख रहे हैं। हालात ऐसे ही रहे तो फिर उनकी डायलिसिस करानी पड़ सकती है। लालू स्वास्थ्य कारणों से वे फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है। मिली जानकारी के अनुसार
अनुसार रिम्स अस्पताल में मंगलवार को लालू प्रसाद यादव के सीरम क्रिएटिनिन लेवल की जांच की गई, जो पहले के 3.5 से बढ़कर के 4.1 हो गया था। सीरम क्रिएटिनिन जांच के आधार पर किडनी के काम करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। इसकी बढ़ोतरी से किडनी फंक्शन में कमी आने का भी पता चलता है। डॉक्टरों के अनुसार ऐसे में लालू प्रसाद यादव का डायलिसिस करके उनके रक्त को साफ करने की जरूरत पड़ सकती है। लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर विद्यापति ने बताया है कि उनका ब्लड प्रेशर सामान्य है, ब्लड शुगर की स्थिति भी ठीक है। उनकी किडनी सहित अन्य बीमारियों की मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में होली के पहले एक बार फिर से जहरीली शराब कांड हुआ है। सीवान और बेतिया से जो ताजा जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक शराब पीने की वजह से संदिग्ध परिस्थितियों में कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। जहाँ सीवान जिले में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि बेतिया में भी 2 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। जहाँ हालांकि सीवान में परिजनों ने मृतकों का अंतिम संस्कार भी आनंद फानंद में कर दिया है। आपको बता दें कि सीवान में संदेहास्पद स्थिति में 3 लोगों की मौत हुई। इन 3 लोगों की मौत के बाद से गाँव में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि सामूहिक मौत की वजह जहरीली शराब का सेवन है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जब दूसरी तरफ से अभी मौत की वजह स्पष्ट नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार एक ही गांव के 3 लोगों की मौत संदेहास्पद स्थिति में हुई है। इस घटना के बाद गांव की एक खेत में देसी शराब की एक थैली भी मिली है। बताया जा रहा है कि शराब पीने की वजह से ही तीनों की तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत बिहार के सभी जिलों में संपत्ति बंटवारा का नया कानून लागू होने जा रहा है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। बहुत जल्द इस नए कानून को लेकर के पूरे बिहार में लागू किया जा सकता है। खबर के अनुसार भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने विधान परिषद में बुधवार को इस संदर्भ में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि संशोधन के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बहुत जल्द इसे बिहार में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि नए कानून के अनुसार बिहार में गाँव और पंचायत स्तर पर बहुमत के आधार पर संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। बंटवारे के दौरान पंच, सरपंच जैसे जनप्रतिनिधियों के साथ न्याय मित्र, सरकारी अमीन और अंचल अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। संपत्ति बंटवारे के तुरंत बाद सभी हिस्सेदारों को मिली प्रॉपर्टी का कानूनी रूप से दिया जाएगा। साथ ही साथ बंटवारे का वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इससे भूमि विवाद की समस्या में भी कमी आएगी और संपत्ति का बंटवारा सही तरीके से संपन्न होगा। दोस्तों बात करते हैं कि होली के त्यौहार में अब केवल 8-9 दिन बाकी बचे हैं। वहीं रांची से बिहार आने वाले ट्रेनों में सीटें फुल होने लगी है। जब वेटिंग लिस्ट में यात्री की संख्या बढ़ने लगी है। जब 14 मार्च से ही ट्रेनों में सीटें फुल हो रही है। जब वही बिहार से होकर के अन्य राज्यों में जाने वाली ट्रेनों में भी कुछ गुंजाइश है, मगर जो यात्री टिकट अब तक नहीं लिए हैं अब उनकी मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि बिहार के रूट की 90% से ज़्यादा ट्रेनों में बुकिंग फुल हो चुकी है और इक्का दुक्का रूट्स ही बचे हैं जिन पर अभी ट्रेनों में सीटें खाली मिल रही है। लंबी दूरी की लगभग सभी एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में बुकिंग फुल हो चुकी है। रांची रेल मंडल द्वारा बिहार और यूपी जाने वाले कुछ ट्रेनों का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा है। जहां संभावना जताई जा रही है कि 1-2 दिनों में इस प्रस्ताव पर सहमति भी मिल जाएगी। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों को टिकट मिल सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 5 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि के आसार हैं। मौजूदा समय में बिहार का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस है। पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव है। जब बिहार में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चल रही है, जो सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक प्रभावी है। जहाँ इसके प्रभाव से मौसम पूरी तरीके से शुष्क बना हुआ है। इससे गर्मी का प्रभाव अधिक होगा। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अंतर देखने को मिला है। बृहस्पतिवार को सबसे कम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे अधिक 33 डिग्री फॉरबिस गज में दर्ज किया गया। वहीं बिहार का न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक यानी कि 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बिहार का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और कुमार शैलेंद्र के कथित अल्पसंख्यक विरोधी बयान पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी नेताओं के बयानबाजी पर कहा है कि ये देश किसी की बपोती नहीं है, ना हमारे बाप की है, ना ही उनके बाप की है। यह देश सबके बाप की है। देश संविधान से चलता है और हम मंत्री सांसद बनते हैं तो फिर संविधान की कसम खाते हैं। जब तक देश में संविधान है सब लोगों की हिस्सेदारी बराबर की है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि जो लोग अल्पसंख्यकों पर सवाल उठाते हैं उन्हें कम से कम भारत
का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। देश की आज़ादी से लेकर के सामाजिक परिवर्तन में अल्पसंख्यकों ने अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा है कि जिन्हें ज्ञान नहीं होता है वही इस प्रकार की बातें करते हैं। वहीं आरजेडी का कांग्रेस को अलग करके एमएलसी चुनाव लड़ने पर भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को यह समझना होगा कि विपक्ष को एकजुट होना होगा, तभी हम बीजेपी को हटा सकते हैं। जहां कांग्रेस को यह भी समझना होगा कि हम बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारी पार्टी बिहार की बेस्ट पार्टी है, तो कम से कम उन्हें बिहार में तो हमारे साथ कंप्रोमाइज करना चाहिए। जहां हमने उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस से सीटें नहीं मांगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।